डियर एस्पिरेंट्स, ये सभी कैंडिडेट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। यहाँ मैं 7 जुलाई 2019 का सॉल्व पेपर लेकर आई हूँ, जो फर्स्ट पेपर है कक्षा 1 से 5 का। पहला प्रश्न है जेंडर। तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। आपका अगला प्रश्न है बुद्धि के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो आपका सेकंड ऑप्शन है परिवार। पांचवा क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। आपका अगला प्रश्न है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। आपका अगला प्रश्न है लीव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। आपका अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। आपका अगला प्रश्न है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से डैश तक है, यानी खाली स्थान से खाली स्थान तक है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। आपका अगला प्रश्न है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। 13वां प्रश्न है एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन सही है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। चौथा प्रश्न है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो चौथा ऑप्शन सही है, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। आपका अगला प्रश्न है जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन सही है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। अगला प्रश्न है निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षण। आपका अगला प्रश्न है यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा। आपका 20वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 4 1 2 3, यानी प्रतिभाशाली, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। अधिगम अशक्तता, इसका तात्पर्य है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। सी ऑप्शन सृजनात्मकता, इसका अर्थ है मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और डी ऑप्शन यानी अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, तो इसका थर्ड ऑप्शन यानी आसानी से विचलित होने की आदत है। 22वां प्रश्न है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 23वां प्रश्न बच्चों को कक्षा में प्रश्न, दूसरा ऑप्शन सही है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है, यानी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। 25वां प्रश्न है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, सेकंड ऑप्शन सही है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों की गलतियाँ। चौथा ऑप्शन सही है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। 27वां प्रश्न, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही है। 28वां प्रश्न है आपका, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो आपका पहला ऑप्शन सही है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। आपका अगला प्रश्न है, वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अब देखिए आपका भाग दूसरा यानी कि गणित भाग से अब कुछ प्रश्न है। तो आपका पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। आपका अगला प्रश्न है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। आपका अगला प्रश्न है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, 40। 34वां प्रश्न है कि 18 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है, 75। आप इसको बना के देख सकते हैं, ये सब बेसिक मैथ्स हैं जो आसानी से बन जाते हैं। 35वां प्रश्न है, अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्न रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी? तो आप देख रहे हैं, तो अधिकतम जो संभव संख्या होगी वो होगी 1605। आपका अगला प्रश्न है कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। आप ऊपर देख रहे हैं, पत्र का भार दिया गया है यानी कि 20 ग्राम या उससे कम, तो उसके लिए 5 रुपये लगेंगे। प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उससे कम के लिए 2 रुपये लगेंगे। पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम होने पर 5 रुपये लगेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये लगेंगे। दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा, 49 रुपये। 37वां प्रश्न है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है, तो आपका पहला ऑप्शन सही है, 100। 38वां प्रश्न है, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्न रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टेशन दिए गए हैं, आगमन का समय दिया गया है, प्रस्थान का समय दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। आपका अगला प्रश्न है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, 28 लीटर। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं? आपका थर्ड ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं 30.5, 30.50, 3.055, 3.005, 3.005 और 0.355। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो होगा 3 ऑप्शन आपका सही है, थर्ड ऑप्शन 400 ग्राम। अगला प्रश्न है, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो इस आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 35। 43वां